वेलकम टू RNQ एकेडमी। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में कंसोनेंट्स कहते हैं और उर्दू में हुर्फ सही। मराठी वर्णमाला में टोटल व्यंजन की संख्या या तादाद 36 यानी 36 है। मराठी वर्णमाला में टोटल वर्ण या अक्षरों की तादाद 52 है, जिन्हें हम 3 हिस्सों में बांटते हैं: स्वर, स्वरादि और व्यंजन। स्वर और स्वरादि के बारे में हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि स्वर और स्वरादि किसे कहते हैं और स्वर और स्वरादि को किन किस्मों में बांटा जाता है। आज हम व्यंजन के बारे में स्टडी करेंगे। व्यंजन व्यंजन को स्वरांत भी कहते हैं और स्वरांत 2 लफ्जों से मिलकर बना है, स्वर और अंत। स्वर के मायने है वावेल और अंत के मायने है बाद में या आखिर में। इसका मतलब यह कि ज्या वर्णाचा उच्चार पूर्ण होण्यास स्वरांची मदत नंतर घेतली जाते त्यांना व्यंजन असे म्हणतात। जिन वर्ण या अक्षरों का उच्चार या तलफ्फुज पूरा होने के लिए स्वर या वावेल की मदद बाद में या आखिर में ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनेचा उच्चार स्वरांच्या सहाय्य वाचून पूर्ण होत नाही, म्हणजे व्यंजनेचा उच्चार स्वतंत्रपणे करता येत नाही, म्हणून व्यंजने अपूर्ण उच्चाराची आहे। व्यंजन का उच्चार या तलफ्फुज स्वर या वावेल के मदद के बगैर पूरा नहीं होता। इसका मतलब यह कि व्यंजने का उच्चार स्वतंत्रपने यानी आज़ादाना तौर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यंजन को अपूर्ण उच्चार यानी नामुकम्मल तलफ्फुज के कहा जाता है। व्यंजने या स्वरांत अपूर्ण उच्चाराची आहेत यानी नामुकम्मल तलफ्फुज के है। ये दिखाने के लिए व्यंजन का पाव तोड़कर लिखा जाता है। ये अक्षर के नीचे जो आप निशान देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं कि व्यंजन का पाव तोड़कर लिखा गया है या पाव मोड़ून लिखा गया है। और ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि व्यंजन अपूर्ण उच्चार के या नामुकम्मल तलफ्फुज के है। जब हम क, ख, ग, घ कहते हैं, तब उसमें हम आ ये स्वर या वावेल मिलाकर उनका उच्चार या तलफ्फुज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब अपूर्ण उच्चार का क या नामुकम्मल तलफ्फुज का क, इसमें जब आ की आवाज मिली, तब क का तलफ्फुज या उच्चार पूरा हुआ। जब ख अपूर्ण उच्चार के ख में आ की आवाज मिली, तब ख का उच्चार तलफ्फुज पूरा हुआ। मराठी वर्णमाला में टोटल 36 व्यंजने हैं, जिन्हें इन 6 हिस्सों में बांटा जाता है: स्पर्श व्यंजने, अर्धस्वर व्यंजने, ऊष्मे या घर्षके, महाप्राण, स्वतंत्र व्यंजने, द्राविडियन वर्ण और संयुक्त व्यंजने। ये जो इंग्लिश में और उर्दू में आप इनके मायने देख रहे हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए हैं। स्पर्श करना यानी किसी चीज को छूना या टच करना। अर्धस्वर यानी सेमी वावेल्स, निस्फ हुर्फे इल्लत। ऊष्मे यानी हीट, गर्माहट। घर्षके यानी फ्रिक्शन, घिसाव या रगड़। महापराण, फेफड़ों से हवा बाहर निकलना। स्वतंत्र यानी फ्री, आजाद। द्राविडियन लैंग्वेजेस, जैसे द्राविडियन लैंग्वेजेस साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कहते हैं, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजने यानी जॉइंट या कंपाउंड कंसोनेंट, मुरक्कब, उर्फ सही। स्पर्श व्यंजन क, ख पासून भ, म पर्यंतच्या व्यंजनांना स्पर्श व्यंजने असे म्हणतात। एकूण स्पर्श व्यंजने 25 आहेत। क, ख से लेकर भ, म तक ये जो व्यंजने हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजने कहते हैं। टोटल स्पर्श व्यंजने कितने हैं? 25। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ज्या व्यंजनाचा उच्चार करताना फुफ्फुसातील हवा तोंडावाटे बाहेर पडताना कंठ, जीभ, ताळू, मूर्धा, दात किंवा ओठ यांना तिचा स्पर्श करून हे वर्ण उच्चारले जातात, म्हणून त्यांना स्पर्श व्यंजने असे म्हणतात। जिन व्यंजनों का उच्चार या तलफ्फुज करते वक्त फेफड़ों में की हवा मुंह से बाहर निकलते वक्त गला, जीभ,
तालु, मूर्धा, दांत या होठ, इनको छूकर इन वर्ण या अक्षरों का उच्चार किया जाता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजने कहते हैं। हमने स्पर्श व्यंजन की डिफिनेशन में क्या कहा है कि स्पर्श व्यंजन का जब हम उच्चार करते हैं या तलफ्फुज करते हैं तो फेफड़ों में की हवा मुंह से बाहर निकलते वक्त ये कंठ यानी गले को छूती है, जीभ को छूती है, ये तालु को छूती है, मूर्धा, दांत या ओठ को छूकर गुजरती है। इसमें समझने वाली चीज है तालु और मूर्धा। कंठ यानी गला, जीभ, दांत और ओठ तो आपको पता है। तालु और मूर्धा किसे कहते हैं? तालु यानी मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुंह के अंदर का ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपर के दांत से लेके गले तक कर, इसे तालु कहते हैं। तालु को ही हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ये पहला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं तालु या तालु, और ये जो बीच में का हिस्सा जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं मूर्धा, और जो सबसे आखिरी का जो नरम हिस्सा होता है उसे ही कंठ यानी गला कहते हैं। पहले हिस्से को हम कठोर तालु भी कहते हैं और जो आखिरी का हिस्सा कंठ का हिस्सा है उसे कोमल तालु भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनाचे 3 प्रकारात वर्गीकरण केले जाते। स्पर्श व्यंजने जो कि टोटल 25 है, उन्हें 3 हिस्सों में या 3 किस्मों में बांटा जाता है। कठोर व्यंजने, मृदु व्यंजने, अनुनासिक व्यंजने। कठोर यानी हार्ड या सख्त, मृदु यानी सॉफ्ट या नर्म, अनुनासिक यानी नेजल या नाक। ये इस पर टोटल 25 स्पर्श व्यंजने हैं, क ख ग से लेकर ब भ म तक। क च ट त प ये 5 ग्रुप है, 5 के 5 ग्रुप, टोटल ऐसे 25 स्पर्श व्यंजन हुए। क के ग्रुप में ये 5 व्यंजन आते हैं, च के ग्रुप में ये 5 व्यंजन आते हैं, उसी तरह ट त और प के ग्रुप में ये 5 व्यंजने आते हैं। तो क के ग्रुप के ये जो 2 पहले व्यंजन हैं उन्हें क्या कहते हैं? कठोर व्यंजन कहते हैं। उसी तरह हर ग्रुप में की जो पहले 2 व्यंजन हैं उसे कठोर व्यंजन कहते हैं, और तीसरा और चौथा जो व्यंजन है हर ग्रुप का उसे मृदु व्यंजन कहते हैं, और हर ग्रुप का जो आखिरी का जो व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। कठोर व्यंजने हार्ड कॉन्सोनंट और सख्त हुर्फ सही। ज्या वर्णाचा उच्चार करताना जोर द्यावा लागतो त्यांना कठोर व्यंजने असे म्हणतात। यांचा उच्चार करताना अधिक स्पर्श होतो। कठोर व्यंजनामध्ये उच्चाराची तीव्रता दिसून येते। यांचा उच्चार करावयास कठिन असते। यानी जिन व्यंजनों का तलफ्फुज करने के लिए जोर देना पड़ता है उन्हें कठोर व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चार या तलफ्फुज करते वक्त हवा या मुंह में मौजूद मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे को ज्यादा स्पर्श करते हैं या ज्यादा छूते हैं, या इनमें जोर होता है या ये जोर से छूते हैं। कठोर व्यंजनों का तलफ्फुज करते वक्त इनमें शिद्दत दिखाई देती है और इनका उच्चार या तलफ्फुज करना निस्बतन मुश्किल होता है। कठोर व्यंजनें टोटल कितनी है? 10। कौन कौन सी? इन 5 ग्रुप में से जो भी ये 2 पहले व्यंजने हैं, क ख च छ ट ठ त थ प फ, इन्हें कठोर व्यंजन कहते हैं। कठोर व्यंजन ये मृदु व्यंजन के मुकाबले में कठोर है। मृदु व्यंजने सॉफ्ट कॉन्सोनंट, ये नर्म उर्फ सही। तुलनेने ज्या वर्णाचा उच्चार सौम्य, कोमल किंवा मृदू होतो त्यांना मृदु व्यंजने म्हणतात। यानी निस्बतन जिन वर्ण या अक्षरों का उच्चार या तलफ्फुज आहिस्ता से और नरमी से होता है उन्हें मृदु व्यंजने कहते हैं। यांचा उच्चार करताना
थोडासा स्पर्श होतो. यांचा उच्चार करावास सोपा असते. इनका उच्चार या तलफ्फुज करते वक्त थोड़ा सा स्पर्श होता है या थोड़ा सा छूते हैं. इनका तलफ्फुज करना कठोर व्यंजन के मुकाबले में आसान होता है, इसलिए इन्हें मृदु व्यंजने कहते हैं. टोटल मृदु व्यंजने भी 10 है. वो कौन कौन से हैं? वो ये 10 है. हर ये ग्रुप में के क, च, ट, त, प, ये ग्रुप में के तीसरा और चौथा जो भी व्यंजन है वो मृदु व्यंजन है. ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, ये 10 व्यंजनों को मृदु व्यंजने या नर्म उर्फ सही कहा जाता है. अनुनासिक व्यंजने या अनुनासिके या परस्वर. नासिका के मायने होते हैं नाक. ज्या वर्णाचा उच्चार त्याच्या उच्चार स्थानासोबत नाकातूनही होतो म्हणून त्यांना अनुनासिक व्यंजने असे म्हणतात. यानी जिन वर्ण या अक्षरों का उच्चार या तलफ्फुज उनके उच्चार या तलफ्फुज के जगह के साथ साथ नाक से भी होता है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं. अनुनासिक को और क्या कहते हैं? परस्वर्ण. क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुनासिके अनुस्वाराऐवजी वापरता येतात म्हणून त्यांना परस्वर्ण असेही म्हणतात. यानी अनुनासिके या अनुनासिक व्यंजने इनका इस्तेमाल अनुस्वार की जगह पर किया जा सकता है, इसलिए अनुनासिक को परस्वर्ण भी कहते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए कंठ. कंठ यानी गला. ये जो नुक्ता आया है क के ऊपर इसे कहते हैं अनुस्वार. लेकिन यहाँ पे हमने कंठ लिखा है ना का इस्तेमाल कर कर, और ना क्या है? अनुनासिक है. अनुनासिक टोटल 5 हैं. ये 5 जो अक्षर है इन्हें अनुनासिक कहते हैं. यानी इन पांचों ग्रुप में का जो आखिरी अक्षर है उसे अनुनासिक कहते हैं. ग, न, न, म, ये अनुनासिक है. अर्धस्वर व्यंजने सेमी वॉवेल्स नीम उर्फ सही. या व्यंजनाचा उच्चार जवळपास स्वरासारखा होतो म्हणून त्यांना अर्धस्वर म्हणतात. ये व्यंजनों का उच्चार या तलफ्फुज करीब करीब स्वर या वावुल की तरह होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं. मराठी में टोटल 4 अर्धस्वर है. य, र, ल, व. ये 4 व्यंजनों को अर्धस्वर व्यंजने कहते हैं. य, र, ल, व यांची उच्चार स्थाने अनुक्रमे इ, रु, लु, उ या स्वरांच्या उच्चार स्थानासारखीच आहे. या, र, ल, व के जो उच्चार स्थान है या तलफ्फुज की जगह है ये बिलतरतीब ई, रू, लू और उ ये स्वर की जो तलफ्फुज की जगह है उसी की तरह है. या का जो उच्चार स्थान है तलफ्फुज की जगह है वो ई की तरह है. रा का जो उच्चार स्थान है तलफ्फुज की जगह है वो रू की तरह है. उसी तरह ला की लू की तरह है और वा की ऊ की तरह है. अगर एग्जाम में सवाल आए कि स्वर की या वावेल की जिस तरह तरतीब है उस तरह अर्धस्वर को अरेंज करो, उस तरह अर्धस्वर को तरतीब में लाओ, तो स्वर की कैसी तरतीब है? पहले ई है, फिर ऊ है, फिर रू है, फिर लू है. उसी तरह फिर अर्धस्वर की तरतीब कैसे हो जाएगी? पहले य आएगा, फिर वो आएगा, फिर र आएगा, फिर ल आएगा. उष्मे घर्षक. उष्मे या घर्षक व्यंजने श, श, स या वर्णांना उष्मे किंवा घर्षक असे म्हणतात. तोंडावाटे जोराने उसासा बाहेर टाकल्यासारखा या वर्णाचा उच्चार होतो. यात घर्षण आहे. घर्षणामुळे उष्णता निर्माण होतो म्हणून त्यांना उष्मे म्हणतात.
यात घर्षण यानी फ्रिक्शन आहे, म्हणून यांना घर्षके ऐसा म्हणतात। मुंह से जोर से हवा बाहर छोड़ने जैसा इन अक्षरों का उच्चार या तलफ्फुज होता है। इनमें घर्षण यानी रगड़ या फ्रिक्शन होता है और रगड़ या फ्रिक्शन की वजह से उष्णता यानी गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें उष्मे कहते हैं। और इन अक्षरों में फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है, इसलिए इन्हें घर्षके भी कहते हैं। महापरान, हा को महापरान कहते हैं। क्यों कहते हैं? हा या वर्णाचा उच्चार करताना फुफ्फुसातील हवा तोंडावाटे जोराने बाहेर फेकली जाते, म्हणून हाला महापरान असे म्हणतात। जब हम हा ये अक्षर का उच्चार या तलफ्फुज करते हैं, तब फेफड़ों में की हवा मुंह से जोर से बाहर की तरफ फेंकी जाती है, इसलिए हा को महापरान कहते हैं। हा ये ओरिजिनल महापरान है। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यंजने हैं जिन्हें भी महापरान वर्ण कहा जाता है। ज्या व्यंजनाचा उच्चार वायूच्या घर्षणाने होतो त्यांनाही महापरान वर्ण असे म्हणतात। जिन व्यंजनों का तलफ्फुज हवा की रगड़ की वजह से, हवा की फ्रिक्शन की वजह से होता है, उन्हें भी महापरान वर्ण कहते हैं। हा या उच्चाराची छटा असलेल्या व्यंजनाला महापरान वर्ण म्हणतात। उरलेल्या वर्णाला अल्पप्राण वर्ण म्हणतात। हा के तलफ्फुज की झलक जिन अक्षरों में, जिन वर्ण में होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं और बाकी के अक्षरों को अल्पप्राण कहते हैं। अब यहां देखिए, जब हम मराठी के जो व्यंजन या कंसोनेंट है उन्हें इंग्लिश में लिखते हैं, तब हा की जगह एच आता है। तो जिन अक्षरों में या जिन व्यंजनों में इंग्लिश में लिखते वक्त एच आता है, वो सब अक्षर महाप्राण में आते हैं, या उन सब अक्षरों को भी महाप्राण कहते हैं। अब वो किस किस में आते हैं ये देखिए। ख है, ग में नहीं आता है, घ में आता है, छ में आता है, झ में आता है, ठ में आता है, ध में आता है, थ में आता है, ध में आता है, फ में आता है, भ में आता है, श में आता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, स में नहीं आता है, लेकिन स भी क्या है, महाप्राण वर्ण है। क्योंकि जब हम इसे उच्चार करते हैं या तलफ्फुज करते हैं तो हवा जोर से मुंह से बाहर निकलती है, स, इसलिए इसे भी महाप्राण वर्ण कहते हैं। लेकिन च में एच आने के बाद भी ये महाप्राण में शामिल नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसका उच्चार, च का उच्चार करते हैं तो मुंह से जोर से हवा बाहर नहीं निकलती। इसलिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो महाप्राण की तारीफ के मुताबिक हवा मुंह से जोर से बाहर निकलना चाहिए, और ये समझने के लिए जब हम इनमें इंग्लिश में लिखते हैं, इन्हें इंग्लिश में लिखते हैं तो इनमें एच आता है, तो उन सब वर्ण को महाप्राण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, याद रखने के लिए ये जो ग्रुप है क क च क ट क त क और प क, इनमें का दूसरा और चौथा वर्ण वो महाप्राण वर्ण है। 1 2, इसमें देखिए दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा और चौथा, और उसके अलावा श, श, स और ह। स्वतंत्र व्यंजन या द्राविडियन वर्ण, ड़ को स्वतंत्र वर्ण या द्राविडियन वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? मराठी में किसी भी लफ्ज की शुरुआत ड़ से नहीं होती, इसलिए ड़ को स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये शब्द लीजिए, शाळा, सरळ, जवळ, दळणवळण, काळ, सोळा वगैरह। यानी मराठी में जितने भी शब्द है उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं जिसकी शुरुआत ड़ से हुई हो। ड़ कभी आखिरी में आता है या कभी बीच में आता है, लेकिन
शुरुआत में नहीं आता, इसलिए ळ को स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। ळ को द्राविडियन वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ळ ये द्राविडियन जबान कन्नड़ा से मराठी में आया है, इसलिए इसे द्राविडियन वर्ण भी कहते हैं। जो भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, जैसे कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना इन रियासतों में बोली जाती है, उसे द्राविडियन लैंग्वेजेस कहते हैं। और ये ळ कन्नड़ा ये द्राविडियन लैंग्वेज से मराठी जबान में लिया गया है। संयुक्त व्यंजने श, अज्ञ ये दो संयुक्त व्यंजने हैं, यानी क्या है ये ज्वाइंट या मुरक्कब हुर्फ सही है। ये दो या दो से ज्यादा व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि मराठी वर्णमाला में टोटल 36 यानी 36 व्यंजने हैं और व्यंजने को स्वरांत भी कहते हैं। व्यंजन की तारीफ क्या है? जिन अक्षरों का उच्चार या तलफ्फुज पूरा होने के लिए स्वर या वावेल की मदद बाद में ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजने जितनी भी है वो अपूर्ण उच्चार के या नामुकम्मल तलफ्फुज के हैं। मराठी वर्णमाला में जो 36 व्यंजने हैं, उन्हें 6 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से? ये स्पर्श व्यंजने, अर्धस्वर व्यंजने, उष्मेय या घर्षक, महाप्राण, स्वतंत्र व्यंजन या द्राविडियन वर्ण और संयुक्त व्यंजने। स्पर्श व्यंजने टोटल 25 है। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: कठोर व्यंजने, मृदु व्यंजने और अनुनासिक व्यंजने। कठोर व्यंजने टोटल 10 है, जो कि ये है। मृदु व्यंजने भी टोटल 10 है, जो कि ये है। और अनुनासिक सिर्फ 5 है, जो कि ये है। अनुनासिकों को परस्वर्ण भी कहते हैं। अर्धस्वर व्यंजने या अर्धस्वर। अर्धस्वर टोटल 4 है: या, र, ल, व। या, र, ल, व के जो उच्चार स्थान या तलफ्फुज की जगह है, वो बिल तरतीब ई, रू, लू, उ। इनके उच्चार स्थान या तलफ्फुज की जगह की तरह ही है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। उष्मेय या घर्षक है। उष्मेय या घर्षक ये टोटल 3 है: श, श, स। महाप्राण व्यंजन या महाप्राण, आ को महाप्राण कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि दूसरे और भी ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें महाप्राण कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल महाप्राण सिर्फ हा है। स्वतंत्र व्यंजन या द्राविडियन वर्ण ळ को कहते हैं। संयुक्त व्यंजने सिर्फ 2 है: क्ष, अज्ञ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अक्षरों को उनके उच्चार स्थान यानी तलफ्फुज की जगह के बिना पर किन किन हिस्सों में बांटा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये देखेंगे कि मराठी वर्णमाला पर अभी तक मुख्तलिफ एग्जाम्स में किस तरह के सवालात पूछे गए हैं।